हेलो। साथियों, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये कोंकण विभाग स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चर्चा करने के लिए तमाम विषय रखे गए हैं। इसमें एक विषय है, सरकार द्वारा ओबीसी की जाति न्याय जनगणना न करना, ये सरकार और विपक्ष द्वारा चलाया जा रहा मिला जुला षड्यंत्र है। एक चर्चा, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा चुनाव कराना और जनता के वोट की चोरी करना, ये स्वतंत्र भारत का अभी तक का कांग्रेस और भाजपा द्वारा चलाया जा रहा देश का सबसे बड़ा स्कैम है। एक पर्दाफाश, माता जिजाऊ, माता सावित्री बाई और माता फातिमा शेख का जीवन संघर्ष, मूल निवासी समाज जोड़ो अभियान, बोध गया बिहार और अन्य बौद्ध विरासत को ब्राह्मण मुक्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की आवश्यकता, ऐसे तमाम विषय चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। साथियों, चूंकि ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क नाम के संगठन का कार्यक्रम है, तो इस संबंध में थोड़ा बताया जाना जरूरी है। तो इस संबंध में कुछ जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बामसेफ बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगा। आप लोगों को पता है, मेरी उम्र 19 साल की थी तब से मैं ये काम कर रहा हूँ और अभी 67 साल 68 मेरी उम्र रनिंग चल रही है, तो 48-49 साल हो रहे हैं लगातार मैं इस काम में लगा हुआ हूँ। और इसके बावजूद भी अभी आप देख रहे होंगे कि मैं नागपुर में कार्यक्रम करके वहाँ से यहाँ आपके पास आया हूँ। समय पर पहुँचना था तो बहुत सारे संकट आते हैं, उसमें फ्लाइट टाइम, हम लोगों को जल्दी पहुँचना है तो फ्लाइट से आना था, फ्लाइट फिर लेट हो गई तो लैंडिंग होने के बाद भी लेट हो गई। मतलब समय बढ़ाने का काम ही बढ़ता रहा, मगर साथियों ने जल्दी पिकअप करके जल्दी यहाँ लेके आए, तो मैं इस तरह से भागते दौड़ते आप लोगों के बीच में यहाँ आया हूँ। साथियों, तो बामसेफ का नेटवर्क जो है आज के तारीख में 769 जिले हैं टोटल भारत में, 36 स्टेट है, 36 में जो जिले हैं वो 769 जिले हैं। उसमें से हमारा जो संगठन का नेटवर्क है वो 32 राज्यों में है। 32 राज्यों के 625 जिलों में हमारा संगठन का नेटवर्क फैला हुआ है और बहुत लंबा समय लगाकर इतना सारा संगठन, इतना बड़ा संगठन, इतना विशाल संगठन बनाया गया है। एक तरफ बांग्लादेश का जो भौगोलिक एरिया है और दूसरी तरफ ब्रह्मदेश का एरिया अगर छोड़ा जाए, उसके आसपास 4 स्टेट है, वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में अभी हमारा संगठन है और संगठन का जाल फैला हुआ है। तो इसलिए अगर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का जो संगठन है, क्योंकि बुनियादी बात हमको समझना जरूरी है कि कोई भी बड़ा बदलाव या बड़ा काम हम करना चाहते हैं, बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये केवल भाषण करने से नहीं होगा, प्रवचन करने से नहीं होगा। जो ट्रेडिशनल लोग हैं, वो ट्रेडिशनल लोग, उनके पास कोई खास जानकारी नहीं है।
उनके पास बाबा साहब अम्बेडकर का नाम है, वो नाम लेते रहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि नाम लेना गलत है, कि उनके पास इतनी समझदारी है, जितनी समझदारी है उतना वो काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग गलत है, उनकी जितनी समझदारी है उतना काम उन्होंने किया या कर सकते हैं उतना किया। मगर मैं ऐसा मानता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसा करना चाहते थे, तो बाबा साहब अम्बेडकर अकाली मृत्यु होने की वजह से उनकी सारी योजनाएं जो वो करना चाहते थे, वो सारी योजनाएं किसी के पास उन्होंने डिस्क्लोज किया, ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है। वो किसी काम को करना चाहते थे तो वो कैसे करना चाहते थे, करने का तरीका क्या है, ये कोई जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। और किसी आदमी ने ऐसा कोई अनुभव, ऐसी कोई जानकारी लिख कर रखने का काम उन्होंने किया है, ऐसा उपलब्ध सोर्स अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग अपने तजर्बे के अनुसार, जैसा अभी मेरे पास 68 साल मेरी उम्र हुई है और 50 साल का लगभग संगठन संचालन करने का, बनाने का तजर्बा है, उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये बात कह सकता हूँ कि यदि कोई बड़ा बदलाव आप करना चाहते हैं तो बड़ा बदलाव संगठित शक्ति के बगैर नहीं हो सकता। अगर आप बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, मान लो बुद्धिज्म के संबंध में बाबा साहब अम्बेडकर जो करना चाहते थे, अगर वो काम करना चाहते हैं तो वो काम करने के लिए संगठित शक्ति होना जरूरी है। अगर संगठित शक्ति नहीं है तो प्रवचन होते रहेंगे, बातें होती रहेगी। जो ट्रेडिशनल लोग हैं वो, उनको जितना समझ में आता है उतना वो करते रहेंगे, मगर वो काम हो नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट क्यों किया, इसको समझने की जरूरत है। इसको सही संदर्भ में, सही कॉन्टेक्स्ट में समझना जरूरी है। वो सही संदर्भ क्या है? तो बुद्ध के ही प्रवचन से हमें ये बात पता चलती है। वो बात ये है जिसमें वो कहते हैं, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसका मतलब ये है कि जो बुद्ध का धम्म है, का मतलब मार्ग है, रास्ता है, तरीका या विचारधारा है या उनका कार्यक्रम है, वो बहुजनों का कल्याण और बहुजनों का हित देखने वाला है। इसके लिए उन्होंने वो चलाया बहुजन लोगों का। ये कोई मैं काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूं, क्योंकि उनके प्रवचन में है, चरत, ये पाली भाषा में है, चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो इसका अर्थ ये है कि बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए बुद्धिज्म की विचारधारा है। अब आज की स्थिति में ये काम कैसे होगा? वो तो उन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का काम बताया, इस काम के लिए वो काम कर रहे थे। तो आज के तारीख में ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो 6,743 जातियों के टुकड़ों में बांटे गए हैं। और इनकी संख्या, जिसे हम 85% कहते रहे हैं, अगर ये 15% हम लोग मानकर चलते हैं, 15% माइनस करके अगर हम देखें तो ये लगभग जो है 70% लोग हैं। और 140 करोड़ में अगर 70% ये लोग हैं तो इसके हिसाब से हम लोगों को बात समझ में आती है कि इतने करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं। ये जो SC ST OBC के लोग हैं और जो माइनॉरिटी भारत में दिखाई देती है वो भी SC ST OBC से कन्वर्टेड है।
ये धर्म परिवर्तित है। इसमें सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, ये मुस्लिम माइनॉरिटी भी SC ST OBC से कन्वर्टेड है। ब्राह्मण लोग प्रचार करते हैं विदेश से आए हैं, मुसलमानों के बारे में ये प्रचार करते हैं कि मुसलमान विदेश से आए हैं। अगर आप मुसलमानों का केयरफुली स्टडी करें, और केयरफुली स्टडी बहुत सारे लोगों के द्वारा किया गया है, तो पता चलता है कि वो SC ST OBC के लोगों की तरह ही बैकवर्ड है। जैसे SC ST OBC के लोग बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है, सामाजिक रूप से बैकवर्ड है, आर्थिक रूप से बैकवर्ड है, उसी तरह से मुसलमान भी उसी तरह से बैकवर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्शन के बाद भी बहुत ज़्यादा उनके हालात में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं हुआ है। हाँ, ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर से मुक्त हो गए, मानसिकता जो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर की है उससे वो मुक्त हो गए हैं, मगर ये बात हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है कि उस स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। तो जानने समझने के लिए ये बात मैं खास तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके लिए हम लोगों को काम करना जरूरी है। अगर मान लो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क काम करना चाहता है, तो हम लोगों को ये दिखाई देता है कि यही वो SC ST OBC के लोग जो आज दिखाई दे रहे हैं, यही लोग तो बुद्धा के आंदोलन के बदौलत एक समय जो भारत बौद्धमय था, तो वो कौन लोग थे? यही लोग थे, वो SC ST OBC के लोग थे। और जो क्षत्रिय वर्ण के लोग दिखाई देते हैं आज, वो लोग भी उसमें थे। और जो OBC के कैटेगरी में जो जातियाँ नहीं आ रही है, वो भी तमाम लोग बुद्धिस्ट लोग थे। हिस्टोरिकली अगर एनालिसिस किया जाए तो डॉक्यूमेंट्री ये सारी बातें हम लोगों को पता चलती है कि वो सारे बुद्धिस्ट लोग थे। तो काउंटर रेवोल्यूशन की वजह से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो काउंटर रेवोल्यूशन हुआ, और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की गई। अगर केयरफुली एनालाइज किया जाए तो सम्राट बृहदत्त मौर्य जो बौद्ध सम्राट था, उसकी जब हत्या की गई, ब्राह्मणों के द्वारा हत्या की गई, तो वो हत्या करने के बाद में जो बुद्धिस्ट लोग थे, मॉन्क लोग थे, प्रचारक लोग थे, इसके बारे में बहुत सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखी है। रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर का एक किताब है, उसके अंदर ये बातें हैं। तो इससे पता चलता है कि काउंटर रेवोल्यूशन के बाद जो लोग बुद्धिस्ट थे, तमाम बहुजन बुद्धिस्ट लोग थे, वो सारे के सारे लोगों के विरोध में ब्राह्मणों ने संगठित षड्यंत्र करने का काम किया और उनके खिलाफ उन्होंने जाति व्यवस्था थोपने का काम किया। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से 6743 जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने इनको बांटा। इतनी जाति के टुकड़ों में ब्राह्मणों ने इन लोगों को बांटा, और बांटने की वजह से ये हुआ कि उनके टुकड़े ज्यादा होने की वजह से जो प्रतिकार करने की शक्ति होती है वो एकता में होती है, इकट्ठा होने में होती है। तो 6743 जाति के टुकड़े बनाने की वजह से इनकी प्रतिकार शक्ति कमजोर हो गई। प्रतिकार शक्ति कमजोर होने की वजह से इनके ऊपर ब्राह्मणों ने हर प्रकार की बातों को थोपना शुरू किया। तो ये जो लोग आज फॉलो कर रहे हैं वो थोपी हुई बातें हैं। जो SC ST OBC के लोग फॉलो कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? तो उसके लिए एक और अलग षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया कि इन लोगों को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करो। तो पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करने से क्या हुआ? विवेक बुद्धि खत्म हो गई। विवेक का क्या मतलब है? क्या गलत है और क्या सही है ये समझने की जो योग्यता है उसको बोलते हैं विवेक। पढ़ाई लिखाई के अधिकार से वंचित करने की वजह से क्या गलत है और क्या सही है, ये जजमेंट बनाने की कैपेसिटी जब समाप्त हो गई तो लोग जो हैं जाति व्यवस्था जो ब्राह्मणों ने थोपी है उसी को पकड़ के रखा हुआ है।
जो जाति व्यवस्था मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों के विरोध में उनके ऊपर थोपी गई है, वो थोपी हुई जाति व्यवस्था को पकड़ के रखा हुआ है। और अगर हम लोग और एक विश्लेषण करें तो ये बात हमें दिखाई देती है कि जो अनपढ़ गवार लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा जाति से चिपके हुए हैं, और जो पढ़े लिखे, जैसे ही उनके अंदर पढ़ाई लिखाई होती है तो पढ़ाई लिखाई करने वाले जो लोग हैं SC ST OBC के, उनके अंदर इंटरकास्ट मैरिज करने का प्रचलन है। मैं समझाने के लिए उदाहरण देके बातें बता रहा हूं कि अनपढ़ गवार जो लोग हैं वो जाति व्यवस्था को ज्यादा पकड़ के रखा हुआ है उन्होंने, और जैसे ही लोग पढ़े लिखे हो जाते हैं तो पढ़े लिखे होने वाले जो लोग हैं वो इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं। यानी इसका मतलब है जैसे ही उनका विवेक जागृत हो जाता है, विवेक का मतलब है क्या गलत है और क्या सही है, जैसे ही उनको समझ में आता है कि ये जाति अंतर्गत विवाह करना जाति को बनाए रखने का षड्यंत्र है, ये बात जैसे ही उनको समझ में आती है, उसको तोड़ने के लिए वो इंटरकास्ट मैरिज करना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित करने का एक हथियार डेवलप किया गया और इससे उन लोगों को वंचित कर दिया गया। इस वजह से क्या हुआ कि इन लोगों ने शुरुआती काल में इनके ऊपर जो चीज थोपी हुई है, दीर्घ काल में जब ये अनपढ़ गवार बना के रखे गए तो इन्होंने ही जाति को बनाए और बचाए रखने का काम किया। आज भी जाति को बनाए और बचाए रखने का काम अनपढ़ गवार खुद ही कर रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई की जिन लोगों ने हायर एजुकेशन लिया, उनमें भी जाति का नोशन है, मगर उनमें चाहे 1% क्यों ना हो, उनके अंदर ऐसी भावना है कि ये तोड़ना चाहिए। पढ़ने लिखने से आ गया, पढ़ने लिखने से आ गए, ये समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। विवेक बुद्धि का विकास होने की वजह से ऐसा हुआ। क्या गलत है क्या सही है ये समझने की योग्यता निर्माण करने की वजह से ऐसा हुआ। जैसे जैसे ये पढ़ाई भारत में जैसे पढ़ाई बढ़ जाएगी, जैसे पढ़ाई बढ़ती रहेगी SC ST OBC के अंदर, वैसे वो अपने इतिहास के बारे में अपने आप को सवाल पूछना शुरू करेंगे कि मेरा इतिहास क्या है, मैं पहले कौन था, आज मैं कौन हूं और मैं पहले कौन था। ये ढूंढना शुरू करेगा वो ये ढूंढना शुरू करते ही तो सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोग 6743 जाति के टुकड़ों में बटे हुए हैं, ये ब्राह्मणों ने उनको बांटा, ये बुद्धिज्म को खत्म करने के लिए किया हुआ षड्यंत्र था। दूसरा बहुत भयंकर काम ब्राह्मणों ने किया, हिस्टोरिकल बातें हैं ये। दूसरा भयंकर काम ब्राह्मणों ने किया, इतना सारा करने के बाद भी जिन बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों की बातों को मानने से इनकार किया, ऐसा इतना भयंकर षड्यंत्र ब्राह्मणों ने बुद्धिस्ट लोगों के खिलाफ में किया, इसके बावजूद भी कुछ लोगों ने ब्राह्मणों की बातों को मानने से इनकार कर दिया। जब बुद्धिस्ट लोगों ने ब्राह्मणों की बातों को इतना भयंकर करने के बाद भी मानने से इनकार कर दिया, तो उन समस्त लोगों को, जो राजा लोग थे और ब्राह्मण जिनका समर्थन करते थे, और उस राज्य व्यवस्था का और ब्राह्मणों ने धर्म व्यवस्था का मिलाप करके उनको धर्म बहिष्कृत करके अछूत बना दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने अनटचेबल नाम का जो ग्रंथ लिखा, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा उनको पढ़ना चाहिए, और जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये बात जो मैं अभी बता रहा हूँ पता नहीं समझ में आई या नहीं आई। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो अनटचेबल किताब उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने ये बताया कि ये अनटचेबल लोग सारे के सारे बुद्धिस्ट लोग थे। ये बात समझाने के लिए उन्होंने अनटचेबल ग्रंथ लिखा। मैंने किसी भिक्षु के प्रवचन में ये बात नहीं सुना जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बाकायदा बताया हुआ है। मैं इसके लिए भिक्षुओं को दोष नहीं देता हूं, क्योंकि संगठित रणनीति बनाकर कोई काम किया जाना
ये बहुत ज़्यादा सूझवान लोगों का काम है, बहुत ज़्यादा सूझबूझ का काम है। ये काम बाबा साहब अम्बेडकर के अकाली मृत्यु की वजह से हो नहीं पाया और उनके जाने के बाद कोई उसको नेतृत्व देकर करने का जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। इस वजह से ये समस्या हुई। तो इसलिए अभी उसका इलाज है, अभी उसका इलाज है। अभी हमारे पास में 625 जिलों में संगठन है, 32 राज्यों के 625 जिलों में संगठन है। तो ये संगठन तो हम सबका है, SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों का संगठन है, पढ़े लिखे लोगों का संगठन है। जो संगठन है, ये संगठन के मदद से 625 जिलों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम खड़ा किया जा सकता है। अभी मैं नागपुर में यह बात बताया कि 3 महीने में एक स्टेट में एक आदमी संगठन बनाना कितना मुश्किल काम है। मैंने संगठन बनाया और पूरी जिंदगी लगाया, 68 साल मेरा हो रहा है। 58 साल में आदमी रिटायर हो जाता है और 60 साल में लोग बोलते हैं रिटायर्ड ही नहीं, अब ये टायर्ड भी हो गया है। तो मैं खुद ये बात जानता हूँ, मेरी सारी जिंदगी इस काम में लग गई। संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए मेरी सारी जिंदगी इस काम में लग गई। मैं खुद एक इतिहास हूँ, मैं खुद ही एक इतिहास हूँ। मेरे सामने ही मैं खुद ही एक इतिहास हूँ, मेरे सामने ही ये सारी चीजें हुई है और मैं खुद। तो ये बात जो है, संगठित शक्ति निर्माण करने के लिए बुद्धिस्ट लोगों की, बुद्धिज्म को प्रचार प्रसार करने के लिए, जो मैंने नागपुर में कहा कि जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में काम करने वाले लोग हैं राष्ट्रीय स्तर पर, जो 2 लोगों को जिम्मेदारी लगाई है, तो उनको मैंने कहा कि भी आप लोगों को 3 महीने में, क्योंकि आप लोगों को मुश्किल है, तो 3 महीने में आपकी मदद करूंगा। 3 महीने में आपको एक आदमी एक स्टेट में दूंगा, 3 महीने में। वैसे तो मैं चाहे तो 8 दिन में ही कर सकता हूं, मगर वो टेक्निकली होगा, ऑब्जेक्टिवली नहीं होगा। ऑब्जेक्टिवली होना जरूरी है। तो 3 महीने में एक आदमी दे रहा है, वो एक आदमी एक स्टेट में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है उस स्टेट के जिलों में पहचाने का काम करेगा। तो 3 महीने में ये काम होगा, फिर रहते 9 महीने। तो 9 महीने में उन लोगों की मदद से अपने अपने जिलों में, अपने अपने स्टेट के जिलों में एक आदमी एक जिलों में ढूंढना है। तो अभी अगर मान लो 615 जिलों में 32 राज्यों में संगठन है, तो एक आदमी एक जिलों में 1 साल के अंदर खड़ा किया जा सकता है। और इससे क्या होगा, एक संगठित शक्ति, एडहॉक संगठित शक्ति निर्माण होगी। परिपूर्ण नहीं, एडहॉक होगी। अगर ऐसा करते हैं तो बड़ा संगठन, व्यापक संगठन, अगर बड़ा संगठन, व्यापक संगठन बनाया जाता है तो निश्चित रूप से संगठित शक्ति निर्माण होगी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की। और फिर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की संगठित शक्ति निर्माण होगी तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग जो परिवर्तन करना चाहते हैं वो संगठित शक्ति के बल पर कर सकते हैं। इसमें 1 साल भर में ये काम, मैं जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क में काम करना चाहते हैं उन लोगों को ये काम मैं 1 साल के अंदर ही कर दूंगा। मेरे पास संगठन बनाने का हुनर भी है, अनुभव भी है, और मेरे पास तमाम सारे देश भर में लोग भी है। तो उसमें जो बुद्धिज्म में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं उनमें से एक आदमी निकाल करके उनको इस काम के लिए लगाया जा सकता है। एक काम। तो 3 महीने में तो एक स्टेट में एक आदमी और 9 महीने में एक जिले में एक आदमी। तो ये टोटल जो है 625 जिलों में इतने आदमी तैयार हो जाएंगे। ये 2 काम। तीसरा काम, इतने सारे लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग देना जरूरी है।
जो लोग बुद्धिज्म का काम करना चाहते हैं, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का काम करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देना होगा। और वो ट्रेनिंग में जो लोग तैयार होंगे, वो जो बौद्ध भिक्षु काशाय वस्त्र धारण करते हैं, वो धारण किए बगैर वो बुद्धिस्ट मॉन्क की तरह काम करने लायक होना चाहिए। बौद्ध भिक्षु काशाय वस्त्र धारण करते हैं, ये उनका रिचुअल है, स्वाभाविक है, वैसा उनको करना है। मगर ऐसे लोग तैयार होने चाहिए, प्रचारक तैयार होनी चाहिए, संगठक तैयार होनी चाहिए, जिसके द्वारा वो किसी प्रकार का काशाय वस्त्र धारण किए बगैर वो भिक्षु की तरह काम करने वाले लोग होने चाहिए। ऐसे लोग ट्रेनिंग में तैयार किए जा सकते हैं। उनकी ट्रेनिंग लगाने के लिए मैं उनको हेल्प करूंगा। ये इतना काम अगर किया गया तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एक बड़ा संगठन खड़ा हो जाएगा। क्योंकि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, संगठित शक्ति के बल पर कैसे करना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए, अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का होना चाहिए वर्ण व्यवस्था के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को समाप्त करना, जाति व्यवस्था के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को समाप्त करना, अस्पृश्यता के आधार पर बनाई गई व्यवस्था को समाप्त करना, महिलाओं की दासता जो ब्राह्मण धर्म के द्वारा निर्माण की गई है उसको समाप्त करना, शूद्रत्व ओबीसी के लोगों पर थोपा गया है उसको समाप्त करना। अगर ऐसा एजेंडा बनाकर बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क काम करता है तो फिर बहुजन लोगों का इंटरेस्ट होगा। अगर आप बुद्धिस्ट होने के आधार पर केवल शादी लगाने का काम आप करते हो, केवल क्योंकि अभी इतना ही चल रहा है और इसके लिए दूसरे लोगों को जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनको जितनी समझ है उतना ही कर रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और उसके लिए ऐसा फोर्स कैसे इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बुद्धिज्म अगर जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था समाप्त नहीं कर सकता तो फिर बहुजनों का क्या इंटरेस्ट होना, उसमें क्या इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? जिस व्यवस्था ने उनको गुलाम बनाया, जिस व्यवस्था के विरोध में बुद्धा ने आंदोलन चलाया, वर्ण व्यवस्था के विरोध में, बुद्धा के समय में तो कोई जाति व्यवस्था थी नहीं, ये बुद्धोत्तर है। जाति व्यवस्था बुद्धोत्तर है, वर्ण अस्पृश्यता बुद्धोत्तर है, जाति व्यवस्था बुद्धकालीन रचना नहीं है। वर्ण व्यवस्था बुद्ध पूर्व काल में है और बुद्ध के प्रवचन में वर्ण व्यवस्था के विरोध में विद्रोह दिखाई देता है, ऐसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इस तरीके से स्टडी करते आना चाहिए। अगर इस तरीके से स्टडी करते नहीं आना तो फिर आप सही प्रचारक नहीं बन सकते, क्योंकि जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री पर आधारित नया समाज और नया राष्ट्र निर्माण करना है तो कैसे होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये चतुसूत्री में दूसरे और भी धर्म है। वो धर्म जो है समता को मानते हैं, न्याय को भी मानते हैं, बंधुता को भी मानते हैं, मगर स्वतंत्रता के बारे में उनका रिजर्वेशन है। क्रिटिसिज्म के लिए नहीं बता रहा हूं, टीका टिप्पणी के लिए नहीं बता रहा हूं, मगर हम लोगों को ऐसा मौलिक स्टडी करते आना चाहिए। बुद्धिज्म में स्वतंत्रता का एक सिद्धांत है
और ये जो स्वतंत्रता का सिद्धांत है, ये रेवोल्यूशन करने वाला सिद्धांत है सारे दुनिया में। विचार की स्वतंत्रता सारे दुनिया में जहां जहां भी आंदोलन चले, उस आंदोलनों में विचार की स्वतंत्रता ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर विचार की स्वतंत्रता नहीं है तो फिर ऑर्थोडॉक्सी आ जाती है, जिसे हम सनातन कहते हैं, वो सनातन का विचार उसमें आ जाता है। तो ये बात हम लोगों को समझना जरूरी है। आजकल आरएसएस के लोग भी सनातन की बात कर रहे हैं, तो वो मैंने ये सवाल खड़ा किया था, उस वजह से उनको सनातन पकड़ना पड़ा, मेरी वजह से। रिकॉर्डेड है ये बातें, मेरी वजह से उनको सनातन पकड़ना पड़ा। मैंने उनको कहा, अरे हिंदू तो मुसलमानों की दी हुई गाली है, ऐसा दयानंद सरस्वती तुम्हारा ब्राह्मण ही कह रहा है, और तुम हिंदू राष्ट्र निर्माण करना चाहते हो। तुमने कहा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण करेंगे, और तुम्हारा ही दयानंद सरस्वती कहता है कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो क्या हिंदू राष्ट्र के नाम पर तुम गाली राष्ट्र बनाना चाहते हो? ये बातें जब मैंने उठाई तब उनको लगा कि ये तो इनकार नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, दयानंद सरस्वती ने कहा है, अब क्या करें। ये वामन मिश्राम ने जो मामला उठाया, अब इसका कोई जवाब तो नहीं दे सकते, क्योंकि उनके ही जिनको वो पुरखा मानते हैं, जिसकी 200 सालाना जयंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दयानंद सरस्वती की मनाई, तो वो इनकार कैसे करें? तो इनकार नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने अंदर दूसरा बदलाव करने की कोशिश की, दावपेच की दृष्टि से बदलाव करने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हिंदू शब्द का अपने धर्म के साथ स्वीकार करना का मामला जो है वो बंद कर दिया, और इसके जगह सनातन शब्द स्वीकार किया। सनातन शब्द संस्कृत भाषा का नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। सनातन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का नहीं है, सनातन शब्द जो है पाली भाषा का है, और वो है बुद्ध का वचन है, वो एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है। ऐसा बुद्धा ने प्रवचन में कहा है, एस धम्मो सनातनो, पाली में है, इसका अर्थ है यह धर्म सनातन है। कौन सा धर्म सनातन है? सारे के सारे इंसान जन्मता बराबर है, और ये जब से धरती बनी तब से है, शुरू से है, प्रारंभ से है, इसलिए सनातन शब्द उसके साथ जोड़ा गया, शुरू से है। तो ब्राह्मण लोग शुरू से है ही नहीं भारत में, वो विदेशी है, तो ये भी नहीं कह सकते कि शुरू से यहां हम रहने वाले हैं, इसलिए शुरू से रहने की बात भी नहीं कह सकते। तो एक सनातनो, ये धर्म सनातन है, और सनातन क्या है? जन्म से जब जैसे ये सारे व्यक्ति इंसान जन्म हुआ है तब से सारे इंसान बराबर है, शुरू से है, प्रारंभ से है, ये उसका अर्थ है। बहुत बार क्या होता है, हम बहुत सारे शब्दों का उपयोग और प्रयोग करते रहते हैं, अर्थ मालूम नहीं रहता है। इस वजह से हम लोग जो है पिछड़ जाते हैं। तो हम लोगों को जानबूझकर, विचारपूर्वक, योजनापूर्वक कोई भी काम करना चाहिए। तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके सामने वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, ये जो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको ऑब्जेक्टिव बनाकर काम करना चाहिए। जब वो ऐसा काम करेंगे तब एक बड़ा संगठन होगा, और बहुजनों को लगेगा ये हमारे हिस्से का काम कर रहे हैं, हमारे फायदे का काम कर रहे हैं, हमारे आज़ादी का काम कर रहे हैं, हमारी मुक्ति का काम कर रहे हैं। जब हमारे आज़ादी का ये लोग काम कर रहे हैं, जैसे बहुजनों को लगेगा वैसे उनको लगेगा ये संगठन हमारा भी है। नहीं तो फिर
जितने लोगों ने बाबा साहब आम्बेडकर के साथ धर्म परिवर्तन किया, हम लोग उन्हीं लोगों के बीच में रहकर जब काम करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम बुद्धा का मूवमेंट चला रहे हैं। बुद्धा का मूवमेंट चलाना है तो बहुजन, वर्तमान में जो बहुजन लोग हैं उनके बीच में जाना होगा, उनको समझाना होगा, और वो जिस समस्या से ग्रसित है उस समस्या के जड़ का मौलिक अध्ययन करके फिर उनको बातें समझाना होगा, संदर्भ में समझाना होगा, वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में समझाना होगा, जाति व्यवस्था के संदर्भ में समझाना होगा। संदर्भ में समझाना बहुत जरूरी है। ज्ञान की शाखा है ये संदर्भ। संदर्भ जो है, अगर शून्य में आप सोच रहे हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आता, और संदर्भ में सोच रहे हैं तो आपको समझ में आता है। उसका विश्लेषण कर सकते हैं, आप एविडेंस देके कर सकते हैं, आप इतिहास का उदाहरण देकर समझा सकते हैं। तो बुद्धा ने ऐसा क्यों किया, ये स्टैंड क्यों लिया? तो पूर्व में, बुद्ध के पूर्व में ऐसा ऐसा हो रहा था, इसलिए इसके विरोध में बुद्ध ने ऐसा स्टैंड लिया। कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ है। इस तरह का स्टडी होना जरूरी है, और इस तरह का स्टडी अगर हम करके ये काम करते हैं तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क प्रासंगिक संगठन होगा। रिलेवेंट, अंग्रेजी में उसको कहते हैं रिलेवेंट संगठन होगा। उसकी रिलेवेंसी होगी, उसकी प्रासंगिकता होगी, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा। केवल मात्र यदि शादी लगाने के लिए उसका उपयोग करेंगे, वंदना करने के हद तक लिमिटेड करेंगे, ये सारी बातें जरूरी है। ये जो साधारण लोग हैं, वो साधारण लोगों के लिए जरूरी है। बुद्ध विहार जरूरी है। ये कहना गलत होगा कि बुद्ध विहार जरूरी नहीं है। ये तो गलत बात है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है, मगर यही सब कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लाइट में इसको समझना होगा। ऑब्जेक्टिव के लाइट में उस विहार में कौन से किस्म के लोग जो है ये हो रहे हैं, उसके तरफ तमाम बहुजन जो है आकर्षित क्यों नहीं हो रहे हैं, ये कमियां हैं, खामियां हैं, कमजोरियां हैं, ये सब ढूंढना होगा और ये काम करना होगा। इसका ट्रेनिंग देना होगा। SC ST OBC के तमाम जो लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है, उन लोगों को इसका ट्रेनिंग देना होगा। और ये तो उन लोगों का, बहुजनों की विरासत है। ये जो जाति के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, उनकी विरासत नहीं है। ये भी किसी ने बताया नहीं। ये बहुजनों की विरासत है, और जाति व्यवस्था की वजह से उनके अंदर एक जाति ने धर्म परिवर्तन किया। उस जाति के बारे में उनके मन में जो पूर्वाग्रह है, वही पूर्वाग्रह कन्वर्ट होने वाले लोगों के बारे में है। इतना महान विचार जो है वो पूर्वाग्रह का शिकार है। तो हम लोगों को ये बारीकियां समझना होगा। अगर ये बारीकियां हमको समझ में नहीं आती है तो ये काम करने वाले लोग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारी बातें, सारी की सारी बातें तो ट्रेनिंग में काम करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को समझाई जाएगी, तो ट्रेन किया जाएगा, समझाया जाएगा। तो ट्रेन होकर के जो कार्यकर्ता तैयार होगा वो इक्विवेलेंट टू भिक्षु होगा। केवल उसका काशाय वस्त्र नहीं होगा, उस तरह के से वो काम करने वाला आदमी होगा। तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूँ बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एक बड़ा संगठन होगा। इस मकसद को पूरा करने के लिए, चूंकि ये 10 बजे तक कार्यक्रम को चलाना था, 10:15 बज गए। मैंने काफ़ी कुछ बातें आप लोगों को बताई, और बहुत ज़्यादा बातें आगे और भी करने की बहुत सारी बातें हैं, मगर सारी की सारी बातें अगर मान लो आज मैं बता दूंगा तो बदहजमी होने का भी खतरा है, क्योंकि सारी की सारी बातें एक ही दिन में बताने से तो कुछ होगा नहीं। जैसे जैसे इसका नेटवर्किंग बढ़ेगा वैसे वैसे इस बात को जानना और समझना ज़्यादा प्रासंगिक होगा। जैसे जैसे ये संगठन के लेवल पर आगे आगे बढ़ेगा, वैसे उसके बढ़ने के साथ साथ
उसके विचारधारा का विकास भी उसके साथ साथ होगा, तो ये ज़्यादा प्रासंगिक होगा और ये काम हम करेंगे। इसके लिए इसी के हम एक्सपर्ट है और ये एक्सपर्टाइज हमारे पास है। इसमें ये बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोगों को ये काम करने के लिए निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। और तमाम दूसरे लोग जो समता को मानते हैं, न्याय को मानते हैं, बंधुता को मानते हैं, दूसरे धर्म के लोग, उनके साथ भी हम लोगों की मतलब बंधुभाव का रिलेशन होना चाहिए। बंधुभाव का क्या मतलब है? बंधुभाव का क्या मतलब है? बंधुता का मतलब यह है कि तुम जिस विचारधारा को मानते हो उस विचारधारा को जो मानने वाले नहीं है उसके साथ भी बंधुता का व्यवहार होना चाहिए। बंधुता का ये जो तुम्हारे धर्म के नहीं है, तुम्हारी विचारधारा के नहीं है, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव के नहीं है, मगर मानव है, मानव जात है, उन लोगों के प्रति तुम लोगों का व्यवहार अगर बंधुता का नहीं है तो फिर बुद्धा ने ये समता का शुद्ध तत्व होने के बाद भी कि सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए, ये तत्व रखने के बाद भी बंधुता का के लिए रखा। समता का तत्व रखने के बाद भी फिर बंधुता का के लिए रखा। जो आपके धर्म के नहीं है, जो आपके जाति के नहीं है, जो आपके समाज के नहीं है, उनके साथ भी आपका व्यवहार होना। मानव तो है ना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये बंधुता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इसको हम लोगों को अपने जीवन में अगर कोई बुद्धिस्ट होकर बंधुता का व्यवहार दूसरे लोगों के प्रति नहीं करता है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो बुद्धिस्ट होने के अंदर उसके अंदर कुछ कमियां है, कोई खामियां है। ये बात समझना जरूरी है। साथियों, मैं अपनी बात को विराम देने के पहले आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जब तक संगठित शक्ति निर्माण करके बड़ा काम अगर उनको करना है, बड़ा बदलाव अगर उनको करना है, तो प्राथमिकता काम करो, तमाम प्रकार के काम करो, मगर उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जो है संगठन निर्माण करने का काम निरंतर करते रहना पड़ेगा। निरंतर करते रहने की वजह क्या है? जो सीनियर होते हैं वो बुजुर्ग हो जाते हैं, इस वजह से कर नहीं पाते, इसलिए नए लोगों की भर्ती होना जरूरी है। जो सीनियर है, बुजुर्ग होने के बाद कुछ दिन के बाद में वो उनका मृत्यु हो जाता है, इस वजह से भी नए लोगों की भर्ती होना जरूरी है। नए और नौजवान लोगों को इस तरह के विचारों का प्रशिक्षण लगातार होते रहना चाहिए ताकि उसमें भर्ती हो और नए लोग जो है उस आंदोलन में आगे बढ़ाने के लिए सामने आ जाए, नेतृत्व करने के लिए सामने आ जाए। तो ये काम निरंतर होते रहना चाहिए। आपके पास संगठन होने के बाद भी ये काम निरंतर होते रहना चाहिए क्योंकि प्लेसमेंट और रिप्लेसमेंट निरंतर होते रहता है। ये करते रहने की जरूरत है और इसलिए ये काम होते रहना चाहिए। इतना ही इस मौके पर कहना चाहता हूँ और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी क्योंकि काफ़ी समय हो गया, 10:18 हो गए हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।